प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आरंभ करते हैं संस्कृत वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे अपने संस्कृत वर्णमाला। ठीक है बेटा, देखिए संस्कृत वर्णमाला में क्या है हमारी? अभी तक आपने हिंदी में वर्णमाला पढ़ी है ना, तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में। तो देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो हमारे वर्ण होते हैं वो क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनके और टुकड़े नहीं कर सकते हम वर्णों के। ठीक है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, और वर्ण होते क्या है? वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, हम उनका विच्छेद नहीं कर सकते हैं। स्वरों और व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, जब हम स्वर और व्यंजन उनको हम क्रम में लिखते हैं, एक क्रम में हम उनको लिख देते हैं, तो उनका जो समूह बन जाता है उसको हम बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने क्या पढ़ा है? संस्कृत वर्णमाला में कितने भेद होते हैं? संस्कृत वर्णमाला के कौन कौन से प्रकार होते हैं? स्वर और व्यंजन। तो हम पढ़ेंगे पहले स्वर। स्वर क्या होते हैं बेटा? देखो, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ये संख्या में 13 होते हैं। देखो, जो हमारे स्वर है उनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, वो अपने आप में ही पूरे होते हैं, किसी की उनको सहायता की जरूरत नहीं है स्वर को। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम संस्कृत इसमें स्वर की परिभाषा? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और संस्कृत में हमारे स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। और हिंदी में कितनी होती है? 11। और संस्कृत में होती है हमारी 13। इसमें री और री दो स्वर यहाँ पर अलग से होते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से? आ, ई, उ, री, लरी, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये हैं हमारे स्वर। कितनी संख्या है इनकी? 13। अब आगे देखिए, स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? दो प्रकार के। कौन से? ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। देखिए, स्वर को दो भागों में बांट दिया गया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में कम से कम समय लगे, बहुत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर को बोलने में, और दीर्घ को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। ठीक है, ये संख्या में कितने हुए? 5। और दीर्घ स्वर कौन से हुए? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए हमारे 8। टोटल हमारे कितने हो गए? 13। देखिए, ए, ऐ, ओ, औ संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे बेटा संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, वैसे ही संयुक्त स्वर भी होते हैं। कौन से होते हैं संयुक्त स्वर? ए, ऐ, ओ, औ, ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। आधुनिक समय में संस्कृत भाषा में री और री का प्रयोग नहीं किया जाता, अब केवल 11 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे तो हमारे 13 स्वर होते हैं संस्कृत में, लेकिन जो री और री है ना बेटा, उनका प्रयोग अब बहुत ही कम हो गया, ना के बराबर हो गया उनका प्रयोग, इसीलिए इनको मान्यता भी नहीं है अब इतनी प्राप्त। तो अब हमारे स्वर संस्कृत में भी कितने रह गए? 11। वैसे अगर बोलेंगे तो हम 13 ही, लेकिन दो है जो स्वर है री और री, इनको मान्यता प्राप्त नहीं है, इनका कोई प्रयोग नहीं है, बहुत समय से इसका प्रयोग हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे संस्कृत में स्वर? 11। आगे बेटा हमारा है व्यंजन। ठीक है, व्यंजन क्या है? जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन को बोलने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? स्वर की। बिना स्वर के व्यंजन पूरे नहीं हो सकते, उनको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसमें स्वर नहीं मिलाएंगे व्यंजन में तो हमारे शब्द नहीं बनेंगे, शब्द नहीं बनेंगे तो हमारे वाक्यों का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहेंगे। ठीक है, ये संख्या में कितने होते हैं? 33 होते हैं। जैसे कवर्ग, कवर्ग में कौन कौन से हो गए? क, ख, घ, घ, ड। चवर्ग, चवर्ग में च, छ, झ, झ, य। टवर्ग में ट, ठ, ढ, ढ, न। तवर्ग में त, थ, ध, ध, न। ठीक है बेटा, आगे है
पवर्ग, पवर्ग में प फ भ भ म, ठीक है। सारे वर्ग का जो समूह मिला के इन सारे स्वरों के ये कितने हो गए 25। आगे य र ल व श श स ह। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? वर्गीय व्यंजन पहला, ठीक है। वर्गीय व्यंजन होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन और फिर आ जाते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। वर्गीय व्यंजन यानी कि स्पर्श व्यंजन ये होते हैं हमारे क से म तक, जो सारे हमारे 5 वर्ग है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सारे जो ये हैं हमारे वर्गीय व्यंजन जो है ये आ जाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन में क से म तक। उसके बाद आते हैं बेटा हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन से होंगे? य र ल व। और ऊष्म व्यंजन में कौन से होंगे? श स स ह। ये कितने होते हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन में कितने होते हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन में कितने होते हैं हमारे? 4, ठीक है। आगे देखिए हल, चिन्ह या हलंत, यानी कि जो हम हलंत लगाते हैं वो किसमें लगता है हलंत? जब हम स्वर जो व्यंजन है उससे हम स्वर निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाएंगे? हलंत हम उनका प्रयोग करेंगे वहां पर। क्यों? क्योंकि उसमें स्वर नहीं मिला हुआ। जब स्वर मिल जाएगा तो हम व्यंजन के नीचे से हलंत हटा देंगे, फिर यानी कि वो उसमें स्वर मिला हुआ है। अगर नहीं मिलाएंगे स्वर तो हलंत वाले बन जाएंगे व्यंजन। देखिए व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हल, चिन्ह या हलंत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर वो स्वर रहित करना है हमें या स्वर सहित करना है तो ही हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्वर सहित करना है तो हम हलंत नहीं लगाएंगे, अगर स्वर रहित करना है तो हम हलंत का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए क में क जमा अ, च जमा अ आदि। उसके बाद आता है बेटा अयोगवा। अयोगवा क्या होते हैं? अयोगवा को जो है हम ना तो हम उनको स्वर में गिन सकते हैं और ना ही हम व्यंजन में गिन सकते हैं, वो होते हैं हमारे अयोगवा, ठीक है। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन, उन्हें अयोगवा कहते हैं। जैसे अंग, अनुस्वार, अ विसर्ग। अंग का चिन्ह बिंदी, जो ऊपर हम बिंदी लगाते हैं ना, जैसे अंगूर, अंगूर में लिखेंगे ऊपर बिंदी लगाते हैं, वो क्या हो गया? अंग का चिन्ह। और अह का चिन्ह होता है विसर्ग, जैसे प्रात्य है, बाल है, ठीक है। ये क्या होगा? जो हमने बाद में जो लगाए हैं दो बिंदी, उनको हम बोलते हैं विसर्ग। उसके बाद देखिए विशेष ज्ञान। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से बने होते हैं। कितने व्यंजनों से बने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 2 व्यंजनों से। इस कारण इनका प्रयोग संस्कृत वर्णमाला में नहीं होता, इसलिए अलग से होते हैं, हम इनको वर्णमाला में गिन नहीं सकते हैं। जैसे श, त्र, ज्ञ, स्र, ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। कौन सा? श किससे बना? क जमा श, त्र त जमा र, और ज जमा य, और श्र श जमा र। आगे आ जाता है बेटा हमारा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में क्या होगा? देखो किसी शब्द से शब्द तथा व्यंजनों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। कोई एक शब्द है हमारे पास, जब उसमें से हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करेंगे, ठीक है। एक शब्द है जैसे कि हमारे इसमें दे रखा है फलम, ठीक है, इसमें से हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करा हमने, तो स्वर और व्यंजन को जब हम अलग अलग कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा? हमारा वर्ण विच्छेद हम उसको कहेंगे। वर्ण विच्छेद हो गया उनका, क्योंकि उसमें स्वर और व्यंजन सबको अलग अलग करके लेकर दिया, जमा करके, ठीक है। देखिए पहला जैसे ही फलम, फलम का वर्ण विच्छेद क्या? देखिए फ जमा अ जमा ल जमा अ जमा म, फलम। दूसरा है मातृ, म जमा आ त जमा री, मातृ। पितृ का प जमा ई त जमा री, पितृ। राजन, र जमा आ ज जमा अ जमा न, राजन। आम्रम, आ जमा म र जमा अ जमा म। सैनिकः, स जमा ए न जमा ई जमा क जमा आ जमा विसर्ग, सैनिकः। मधुरम, म जमा अ द जमा उ र जमा अ जमा म, मधुरम, ठीक है। ये क्या था? हमारा वर्ण विच्छेद यानी कि वर्ण वियोजन। अब है हमारा वर्ण संयोजन। देखो एक शब्द दिया गया हमें, उसमें से जब हमने सारे स्वर और व्यंजन अलग अलग कर दिए, ठीक है बेटा, वो क्या हो गया? हमारा वर्ण विच्छेद यानी कि वर्ण वियोजन। लेकिन जब हम उनको, जो हमारे स्वर और व्यंजन है, उनको मिला के जब हम एक शब्द बनाएंगे तो वो क्या हो गया? हमारा वर्ण संयोजन। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर स्वर और व्यंजन को एक साथ करके लिख दिया, सारे स्वर और व्यंजन एक साथ हो गए, तो क्या हो गया? वो
इकट्ठा करके लिख दिया हमने संयोजन। ठीक है, स्वरों तथा वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहलाती है। जैसे अ जमा स जमा व जमा अ जमा विसर्ग, तो क्या बन गया? अस्व है। स जमा ए जमा व जमा अ जमा म सेवम। श जमा य जमा आ जमा म जमा अ जमा प जमा अ जमा ट जमा ट जमा अ जमा विसर्ग, क्या बन गया? श्यामपट। श्यामपट है, विसर्ग यहाँ पे श्यामपट है। द जमा ए जमा व जमा आ ल जमा अ जमा य जमा अ जमा विसर्ग देवालय है। न जमा ए जमा त जमा र जमा अ जमा म नेत्रम। श जमा आ जमा क जमा अ जमा म शाकम। क जमा र जमा ई जमा ड जमा अ जमा न जमा अ जमा क जमा आ जमा न जमा ई क्रीडनकानी। ठीक है, आगे देखिए, क जमा अ जमा न जमा द जमा उ जमा क जमा ए कंदुके। आगे है प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ जमा म पुस्तकम। ठीक है, ये क्या है? हमारे वर्ण विच्छेद। तो देखा बेटा, संस्कृत वर्णमाला हमारी कितनी अच्छी है। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, वर्ण विच्छेद करना पड़ा, वर्ण संयोजन करना पड़ा। ठीक है, इससे ही हमारे क्या बने? अगर हमें ये सब चीजें और पता चल गई तो हमने शब्द बनाए, और शब्द बनाए तो हमारे वाक्य बन गए, वाक्य बन गए तो हमारे बहुत बड़ा बड़ा अनुच्छेद, पत्र, निबंध, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं हम। ठीक है, सब किससे हुआ? हमारी वर्णमाला से, स्वर और व्यंजन से। ठीक है, तो चलो अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। ठीक है बेटा, पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना, यहाँ पे देखिए पहला क्या है? स्वरों और व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? तो पता होगा सबको, है ना? स्वर और व्यंजन का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वर्णमाला। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब बच्चों को पता है ये तो। आगे देखिए, स्वरों की संख्या कितनी होती है ये बताना है आपको। अयोगवा है, इनमें से आपको अयोगवा छांटना है, कौन सा है? निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन है, यहाँ आप अंतस्थ व्यंजन छांटोगे, कौन से? ये आपको स्वयं करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पाठ इतना ध्यान से पढ़ा है ना, बहुत अच्छे समझा सब बच्चों ने। आगे देखिए, स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर आपको स्वर और व्यंजन अलग करके लिखने हैं। ठीक है, जैसे री किसमें आ गया? स्वर में। क जिसमें आ गया, किसमें आएगा? व्यंजन में। तो ऐसे ही आपको सारे स्वर और व्यंजन, इस जो ये तालिका है इसमें से आपको अलग करके लिखने हैं। आगे बेटा, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करना है आपको। जैसे देखिए, नृत्यत है, नृत्यत का क्या होगा? न जमा री, फिर जमा त को हम पूरा करके हलंत लगा देंगे, और य का य जमा अ, और त का त जमा अ, नृत्यत है। तो वैसे ही आपका अजा, कमले, पठंती, गर्दभ ऐसे हैं, ये भी आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। ठीक है, आगे आ जाता है हमारा वर्ण संयोग, यानी कि हमें इनको इकट्ठा करके लिखना है। जैसे पहला क्या देखिए, ब जमा अ जमा ल जमा ल जमा उ क जमा अ, तो क्या बन गया ये? बल्लुक है। ठीक है, विसर्ग लगाने, विसर्ग भी है जमा में। तो आगे जो भी दिए गए आपको ख घ घ ढ, इनके आपको खुद से अभ्यास करना है, खुद से आपको लिखने हैं। ठीक है बेटा, आगे क्या देखिए, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर इसमें से वर्णमाला से छांटने आपको स्वर और व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। पहले आप सारे इसमें छांट के स्वर व्यंजन लिखोगे, अ जो भी है, फिर आप सारे व्यंजन लिखोगे, क ख ग वो, और फिर लिखोगे आप संयुक्त व्यंजन। ठीक है, उसके बाद देखो एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या करना है आपको? संयुक्त व्यंजनों से बने 5 शब्द लिखिए और उनका वर्ण विच्छेद कीजिए। संयुक्त व्यंजन लेने हैं आपको, संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द 5 लेने हैं। कितने लेने हैं? 5। और फिर क्या करना है आपको? उनका वर्ण विच्छेद करना है। ठीक है, जैसे पहला देखो हमने लिया संयुक्त व्यंजन से पत्र, पत्र मित्र संयुक्त व्यंजन है ना, तो हम इसका कैसे करेंगे? प जमा आ, त जमा र जमा आ, पत्र। ठीक है, ऐसे आपको संयुक्त व्यंजन लेने हैं और फिर आपको उनसे उनका विच्छेद भी करना है, वर्ण विच्छेद। आगे सव मूल्यांकन। इसमें देखो, अंग तथा अयोगवा क्यों कहलाते हैं? जो अंग हो रहा है वो अयोगवा क्यों कहलाते हैं, ये आपको बताना है।
आगे स्वर और व्यंजनों में क्या अंतर है, अपने स्वर पढ़े अभी, व्यंजन पढ़े, उन दोनों में अंतर क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, आगे देखो मूल्यप्रक प्रश्न में आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद में स्वर और व्यंजन अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब देखा ना हमने, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें क्या स्वर अलग हो जाते हैं और व्यंजन अलग हो जाते हैं। ठीक है, और वर्ण क्या था, संयोग में जुड़ जाते हैं, जब संयोग हो जाता है तो वर्ण जुड़ जाते हैं। जीवन में अलग होना तथा मिलकर एक होने का क्या महत्व है। ठीक है, देखो वर्ण विच्छेद में हम स्वर और व्यंजन अलग हो गए, लेकिन जब उनका संयोग से वो जुड़ भी जाते हैं, तो वैसे ही आपको ये बताना है कि अगर जीवन में सब पहले मिल अलग हो जाएं और फिर मिलकर रहें तो उसमें क्या उसका महत्व होता है, क्या उसका फायदा होता है। तो ये आपको बताना है बेटा, यहाँ लिखना है आपको। आगे है स्वर्ण कौशलम। इसमें देखिए आपको क्या करना है, अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से संस्कृत वर्णमाला से संबंधित वाक्य सुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या करना है आपको, संस्कृत वर्णमाला सुननी है और आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे पहला क्या है, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं संयुक्त स्वर, वो लिखना है आपको। आज कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है वो बताना है। संस्कृत वर्णमाला में किन व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है वो आप बताएंगे। व्यंजनों को स्वर रहित दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये आपको अपने आप से करने हैं, ये आपको अभ्यास कार्य है। तो बेटा सबने देखा वर्णमाला कितनी अच्छी होती है, हमारी संस्कृत वर्णमाला है ना, इसमें हमने स्वर के बारे में पढ़ा, व्यंजन के बारे में पढ़ा, अयोगवा के बारे में पढ़ा, वर्ण विच्छेद हमने सीखा, वर्ण संयोजन हमने सीखा। तो सब बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा वर्णमाला पढ़कर, संस्कृत वर्णमाला। तो बेटा आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।